हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संधू स्टडी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कार्नोट इंजन की। थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है ये कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन होता क्या है, जनरली हम इसकी बात करेंगे। कार्नोट इंजन होता क्या है, तो जो आपकी हीट होती है, हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको किस में कन्वर्ट करता है, कार्नोट इंजन जो होता है किस में कन्वर्ट करता है। कार्नोट इंजन एक डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में जो कार्नोट थे, जो कार्नोट कौन है, एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, कार्नोट एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या बताया था, जो आप फ्रेंच साइंटिस्ट इंजीनियर रह चुके हैं ये, इन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई सब्सटेंस को पुट करते हैं किस पे, सोर्स पे, तो क्या चेंजेस होते हैं। ये इंजन ऐसा नहीं है कि ये प्योरली आपका प्योर इंजन है। ये सिर्फ एक थियोरेटिकल है और आपका एक आइडियल है। दिस इंजन इज़ नॉट प्योर, ठीक है। ये एक आपका नॉट प्योरली बेस्ड है आपका। ये क्या है, आइडियल है, ठीक है। ये क्या है, आइडियल है एंड थ्योरेटिकल है। यहाँ पे हमें दो चीज़ की बात जो भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी कार्नोट इंजन के लिए पार्ट्स होंगे, हम पार्ट कंसिस्ट करेंगे। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, आइए हम देखते हैं कार्नोट इंजन के पार्ट्स। कार्नोट इंजन कंसिस्ट फॉलोइंग 4 पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट कंसिस्ट करता है, 4 पार्ट। पहला हो गया आपका, ये 4 पार्ट कंसिस्ट करता है। पहला है वर्किंग सब्सटेंस। पहला है वर्किंग सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर फॉर्म का होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। दूसरा है सोर्स, जिस पे हम रखते हैं, ठीक है, जहाँ से हीट रिजर्वायर होता है, एक सोर्स होता है। सोर्स क्या करता है, हीट को देता है, हीट देता है, ठीक है। रिजर्वायर है हमारा। तीसरा क्या है, तीसरा है इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड। चौथा है सिंक। चौथा है हमारा सिंक, ठीक है। अब एक एक पार्ट की बात करेंगे। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, सिलेंडर फॉर्म में होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। सोर्स क्या होता है, इंसुलेटेड क्या होता है, और सिंक क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या इनके टेम्परेचर होते हैं इन बॉडीज़ के। आइए हम डिस्कस करते हैं वर्किंग सब्सटेंस के बारे में। वर्किंग सब्सटेंस, अब हम बात करते हैं वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस हैज़ अ नॉन कंडक्टिंग वॉल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर क्या है, आपका सब्सटेंस वर्किंग सब्सटेंस है, सिलेंडर है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, यही क्या होते हैं, आपके वर्किंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ये आपका सिलेंडर क्या होता है, ये सारा नॉन कंडक्टिंग वॉल होता है। ये सारा सराउंडिंग से कोई रिएक्ट नहीं करता है, बट इसका जो बेस होता है, ठीक है, इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। बाकी क्या होता है, इंसुलेटेड वॉल होते हैं, नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं इसको, इंसुलेटेड वॉल। तो आइए हम इसको क्या लिखेंगे एग्जाम में वो देखते हैं। सब्सटेंस हैज़ अ नॉन कंडक्टिंग वॉल बट द बेस इज कंडक्टिंग अ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। बेस इज कंडक्टिंग है आपका, ठीक है, एंड अ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज फिटेड इनसाइड द सिलेंडर। ये आपका पिस्टन है, ठीक है, मूवेबल पिस्टन है ये आपका, ठीक है, ये मूव कर सकता है, लेकिन क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। दैट मीन्स कोई भी हीट बाहर फ्लो नहीं होगी। पिस्टन क्या है आपका, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है, पिस्टन क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस है। नाउ द सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट गैस विच इज वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, ये आपका क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। अब किसकी ज़रूरत है, अब क्या बात करेंगे,
अब हमें क्या चाहिए, सोर्स। ठीक है, ये आप सिलेंडर को पुट कहाँ करते हो, ठीक है, हीट रिजर्वायर की ज़रूरत है हमें, जिस पे आप रख के इसको हीट कुछ हीट दोगे, कुछ वर्क होगा। तो आइए हम देखते हैं किसकी, सोर्स की। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स। सेकंड है सोर्स। सोर्स क्या है, सोर्स जनरली क्या होगा, एक रिजर्वायर होगा हीट का, जो क्या होगा, जो वेरी हाई टेम्परेचर पे हम उसको फिक्स रखेंगे। ठीक है, उसकी जो थर्मल कैपेसिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए, समय के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोर्स। ठीक है, सोर्स क्या होगा, और आप एग्जाम में क्या लिखोगे थ्योरी में। सोर्स, सोर्स क्या है, सोर्स एक हीट रिजर्वायर है। ठीक है, हीट रिजर्वायर मतलब टैंक बोल सकते हो आप, जहाँ से हीट हम जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं, उसकी भी कोई लिमिट होगी। लेकिन यहाँ पे जो हम सोर्स यूज़ कर सकते हैं, उससे हम कितनी भी सब्सटेंस जो हमने लिया था वर्किंग सब्सटेंस, उसको हम कितना भी हीट दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे, इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ हीट हैव अ वेरी हाई फिक्स टेम्परेचर T1। इसका सोर्स का टेम्परेचर क्या है, T1 है। हैविंग द इनफाइनाइट हीट, मतलब कितना भी सोर्स से हीट आप ले सकते हो। इट कैन इंक्रीज और ऑल्सो कैन टेक हीट बट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। वो इनिशियली टेम्परेचर T1 पे है, तो फाइनल भी टेम्परेचर T1 पे होना चाहिए सोर्स। ठीक है, उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, सोर्स है, सपोज ये आपका एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। सोर्स क्या है, एक हीट रिजर्वायर है। ठीक है, हीट रिजर्वायर है, टैंक है, जिसमें क्या होगा, आपका हीट को कलेक्ट करोगे। यहाँ पे हीट क्या होगा, सॉरी, हीट रिजर्वायर है। ठीक है, हीट रिजर्वायर मतलब टैंक है हीट का। ठीक है, जिसमें हीट हम कितना भी एनर्जी वहाँ से ले सकते हैं, ऐसा एक सोर्स है हमारे पास। तीसरा क्या है, तीसरा क्या डिफाइन करेंगे हम, तीसरा है हमारा सिंक। तीसरा है हमारा सिंक। सिंक होता क्या है, इट इज़ अनदर रिजर्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, एक अदर फॉर्म होता है रिजर्वायर का, जो कि हीट को रखता है। ठीक है, विद अ लोअर फिक्स टेम्परेचर, समथिंग इससे कम होगा, T2 से T1 से आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। लोअर टेम्परेचर की बात करते हैं, सिंक में क्या होगा, एक हीट रिजर्वायर ही होगा, लेकिन किस पे होगा, लोअर टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। सिंक क्या हो जाएगा, इट इज़ अनदर रिजर्वायर ऑफ हीट केप्ट एट अ लोअर टेम्परेचर T2। ये T1 से क्या होगा, लो होगा, इसका टेम्परेचर T1 से लो होगा। तो क्या करोगे, इन अच्छा इसकी हीट सिंक की जो है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या होगे, आप लिखोगे, इन सिंक हीट कैन बी एडेड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सिंक का भी आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। एक सब्सटेंस भी है ये सिंक। ठीक है, ये आपका सिंक है, इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। अब क्या करते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड की बात करेंगे। व्हाट इज़ इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, इस प्रोसेस में आपका एक हिस्सा है इंसुलेटिंग स्टैंड का, एक बहुत बड़ा रोल है। तो आइए देखते हैं इंसुलेटिंग सब्सटेंस। इंसुलेटिंग सब्सटेंस, फोर्थ पॉइंट है आपका इंसुलेटिंग सब्सटेंस। इंसुलेटिंग स्टैंड, ये एक स्टैंड है जिस पे आप क्या करते हो, रखते हो, आप अपने सब्सटेंस को यहाँ पे रखते हैं। ये भी एक सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है, इंसुलेटेड होता है, इसमें कोई भी हीट इससे पास नहीं हो सकती, एंटर नहीं कर सकती, ना ही आपकी लीव कर सकती है। ठीक है, ये जो आपका इंसुलेटर स्टैंड होता है, इससे ना हीट आपकी पास करेगी, ना ही आपकी हीट एंटर करेगी। तो लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। बात कैसी कर रहे थे, इंसुलेटिंग स्टैंड की। तो एक इंसुलेटिंग स्टैंड होगा हमारे पास। ठीक है,
इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है, रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी अनदर गैसों के साथ या इन्वायरमेंट के साथ हमारा रिएक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है, ये रिएक्ट स्टैंड नहीं करेगा। दैट मीन्स इंसुलेटेड होगा, इनकी वॉल जो होंगी वो इंसुलेटेड होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे वर्किंग की, ठीक है, जो आपका कार्नोट इंजन है वो कैसे वर्क करता है। जो भी उनका प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, जो एक्सप्लेनेशन होता है, उनके ऑपरेशन होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो कार्नोट इंजन को, डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हो, आपका एक सब्सटेंस रहता है, उसको क्या करोगे आप, पहले सोर्स पे रखते हैं, ठीक है, पहले आप पहले हम सोर्स पे रखते हैं। सोर्स पे रखेंगे, इसको क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, ये आपका वर्किंग, मैंने कहा सोर्स पे रखना है जिसका टेम्परेचर T1 है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इंसुलेटेड स्टैंड पे रख देंगे, ठीक है, फिर इंसुलेटेड स्टैंड पे रखेंगे, फिर यहाँ से आपका सिंक पे रखेंगे जिसका टेम्परेचर T2 है, ये क्या है, सिंक। फिर क्या करते हैं हम, फिर से, ठीक है, फिर से इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रख देते हैं, ठीक है, कोई भी चेंजेस ना हो, ताकि ये फिर से जो गेन किया था T2 टेम्परेचर हो गया था वो फिर से क्या हो जाए आपका T1 टेम्परेचर में, तब जब तक ना हो जाए इंसुलेटेड स्टैंड पे रखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ आए T2 टेम्परेचर से, फिर क्या करेंगे, सब्सटेंस के टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, क्या हो जाएगा T1। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, इसी प्रोसेस को आप बोलते हो कार्नोट साइकिल, इसी प्रोसेस को आप बोलते हो कार्नोट साइकिल। अब हम बात करेंगे वर्किंग की, ठीक है, वर्किंग क्या है, कैसे है, देखते हैं। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग में क्या है आपका, हमने क्या किया, एक लेट सिलेंडर कंटेन 1 मोल ऑफ अ गैस, जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो कितना है, 1 मोल। द बेस ऑफ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट विद द सोर्स ऑफ टेम्परेचर T1। यहाँ पे आपका सोर्स है, ठीक है, ये आपका सोर्स है जिसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। मैंने इसको क्या किया, सब्सटेंस जो है आपका, जो आपका सिलेंडर है वो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। सो द सब्सटेंस सिलेंडर विल टेक हीट फ्रॉम द सोर्स। यहाँ से क्या होगा, ये सब्सटेंस, इसके पास रिजर्वायर है, सोर्स है हीट का, तो क्या करेगा, सिस्टम को हीट सम देगा, हीट ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि इसका जो बेस है ये क्या है, इसका जो ये बेस है ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, इसका बेस क्या है, नॉन कंडक्टिंग। सो द सब्सटेंस विल टेक हीट फ्रॉम द सोर्स and the pressure and volume of the cylinder, suppose P1 and V1 respectively। मैंने कहा इनिशियली क्या था, P1 था, V1 वॉल्यूम था, प्रेशर P1 था। now the gas will expand, so volume will be increase V1 to V2। अब मैंने कहा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, ये सिलेंडर हमने पुट किया, इसका क्या हुआ, गैस एक्सपेंड करी, दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, गैस एक्सपेंड कर गई, दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो कहाँ से कहाँ इंक्रीज किया, पहले V1 था, बाद में V2 हो गया, लेकिन प्रेशर क्या होगा, अब इतने ही वॉल्यूम में आपका क्या है, P1 प्रेशर था, दैट मीन्स P1 वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और B वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर डिक्रीज कहाँ से कहाँ करेगा, P1 टू P2, ठीक है, P1 टू P2, ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है, ये है। तो क्या लिखेंगे, नाउ द गैस विल एक्सपेंड, सो द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज V1 टू V2, ठीक है, प्रेशर विल बी डिक्रीज फ्रॉम P1 टू P2, सिलेंडर विल ऑब्जॉर्व हीट Q1 एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, T1 ही रहेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सॉरी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्किंग में क्या है। अब इसको कहाँ पे पुट करेंगे हम, इसको आइसोलेटेड स्टैंड पे पुट करेंगे, आइसोलेटेड स्टैंड पे पुट करेंगे, आइए देखते हैं।
पहले ये देख लेते हैं कि इन्होंने जो वर्क किया था, ठीक है, आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन हुआ है, ये जो आइसोथर्मल आपका एक्सपेंशन हुआ है, तो इसका वर्क डन कितना होगा, ठीक है, आइसोथर्मल कितना एक्सपेंशन इसका होगा ये देखेंगे। तो मैंने कहा पीवी डायग्राम में, ठीक है, पीवी डायग्राम में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगी तो कैसे होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन पीवी डायग्राम, ठीक है, इन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइसोथर्मल कर्व, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स इधर होना चाहिए, इधर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इधर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, सपोज इनिशियली क्या था, प्रेशर हमारा P1 था और वॉल्यूम V1 था, बाद में क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो कैसे बताएंगे हम, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इनिशियली किसी पॉइंट पे प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, फिर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। किसी ऐसे टाइम पे पहुंचा जिसका प्रेशर डिक्रीज होके कितना हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होके V2 हो गया और प्रेशर डिक्रीज होके P2 हो गया, प्रेशर डिक्रीज होके P2 हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम सपोज B रख देते हैं, ठीक है। इसी कर्व को क्या बोलोगे आप, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ये किसके वजह से हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसका वर्क डन कितना होगा, इसमें वर्क डन कितना होगा, कितना वर्क किया, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क डन इज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा हमारा वर्क डन, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है, कितना होता है वर्क डन हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, विच इज मैंने Q1 हीट दिया, ठीक है, Q1 हीट दिया, Q1 हीट किस में चेंज होता है, कुछ वर्क होता है, वर्क डन इक्वल टू, तो सब हमने इस प्रोसेस के लिए मान लिया W1, क्या होता है RT1, सोर्स का कितना टेम्परेचर था T1 लॉग ऑफ बेस E, V2 कहाँ से कहा था, फाइनल टू इनिशियल, फाइनल कितना था V2 था और V1 वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सपोज लेट इक्वेशन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस वी विल सी इन नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज सिलेंडर। अगेन क्या करेंगे हम, सिलेंडर को क्या करेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे, ठीक है, ये हमारा है इंसुलेटिंग स्टैंड। हमने क्या किया, अगेन इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, नॉट अगेन, हमने क्या किया, फिर से क्या किया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे अपना सब्सटेंस रखा, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर रखा। इसका वॉल्यूम एंड प्रेशर कितना था, ये सिलेंडर, ये पिस्टन है आपका, ये हमारा पिस्टन था, इसका प्रेशर कितना हो गया था P2, वॉल्यूम कितना हो गया था V2। मैंने कहा इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे, इनिशियली क्या था P2 V2 था, जब हमने रखा तो इनिशियली इस सिलेंडर का टेम्परेचर और प्रेशर एंड वॉल्यूम कितना था P2 एंड V2, फिर बाद में ये कितना हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम व्हाट इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम, व्हाट इज द चेंजमेंट इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, फिर से क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सपोज ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। आफ्टर सम टाइम एट द इंसुलेटिंग स्टैंड द चेंज इन
वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम क्या किया, फिर से इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, एक्सपेंड करे गए, गैस वर्क कर गई, दैट मीन्स इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, मैंने ले लिया P3 जो कि क्या होगा, डिक्रीज करेगा, अगेन डिक्रीजिंग, और V3 क्या है, वॉल्यूम विच इज़ अगेन इंक्रीजिंग। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप पीवी कर्व में, पीवी कर्व में अगेन डिफाइन एज अ, ये पीवी कर्व है हमारा, पीवी कर्व है, इनिशियली कहाँ पे था, पॉइंट ए पे था, ठीक है, इनिशियली पॉइंट ए पे था जिसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, प्रेशर डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, एट अ पॉइंट बी पे हमने मेज़र किया था P2 वॉल्यूम था, प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 हो गया था। अगेन क्या हुआ, प्रेशर फिर से डिक्रीज़ किया, प्रेशर डिक्रीज़ किया और वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया। सपोज़ ये पॉइंट सी है जिसका प्रेशर कितना हो गया P3 और वॉल्यूम V3, ठीक है, यहाँ पे P3 और वॉल्यूम V3। सेकेंड में क्या होगा, अब नेक्स्ट एक्सपेंशन में क्या होगा, इसका वर्क डन पहले देख लेते हैं, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन इन दिस एडियाबैटिक प्रोसेस, in this work done in this process, work done in this process is एडियाबैटिक का वर्क डन, ठीक है, एडियाबैटिक का वर्क डन कितना B2C जा रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन टू B2C, या तो क्या लिखोगे सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू सेकेंड वर्क डन, हमने पहले क्या लिखा था W1, कितना होता है R, चेंज कितना हुआ टेम्परेचर, इनिशियली यहाँ पे T1 टेम्परेचर था, फिर यहाँ पे T1 टेम्परेचर था, बाद में क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इज T2। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, R ऑफ T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। व्हाट इज द गामा, गामा को कैसे डिफाइन करते हैं, Cp अपॉन Cv, वेयर Cp इज द मोलर हीट specific heat capacity at a constant temperature and Cv is the specific heat at a constant volume. Now going to the next level, थर्ड हमारा हो जाएगा, थर्ड क्या होगा, फिर से क्या करेंगे, थर्ड देखेंगे, थर्ड में क्या है और क्या नहीं है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन फिर से होगा, कैसे होगा आइए देखते हैं। अगेन थर्ड प्रोसेस, ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या हुआ था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था, सेकंड में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ था। अब बात करते हैं थर्ड की, मैंने कहा सिंक पे रखा, ठीक है, ये आपका सपोज सिंक है जिसका टेम्परेचर कितना है T2 है, इसका टेम्परेचर कितना है T2 है, ये सिंक है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली रखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम कितना था, इनिशियली प्रेशर एंड वॉल्यूम कितना था P3 एंड V3। थोड़ी देर बाद देखेंगे, कुछ समय बाद क्या होगा, सिंक पे जो टेम्परेचर T2 है क्या करेगा, कम है टेम्परेचर T1 से, दैट मीन्स ऑब्जर्व करेगा या रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गैस क्या होगी, कंप्रेस कर जाएगी, इनिशियली यहाँ पे थी, बाद में कहाँ पे हो जाएगी, कंप्रेस करके मैंने मान लिया यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड प्रेशर इज P4 हो गया कुछ, और वो क्या किया, इंक्रीज कर गया, ठीक है, वॉल्यूम जब भी डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा और पीवी डायग्राम में शो करेंगे तो कैसे आएगा, ठीक है। पीवी डायग्राम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी डायग्राम से ही हम
समझ सकते हैं कैसे हमारा गैस कब एक्सपेंड कर रहा है, कब कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, यह है आपका पीवी डायग्राम। ये हमारा पीवी डायग्राम। इनिशियली क्या था, पॉइंट ए पे P1 प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर कितना था, P1 V1। प्रेशर डिक्रीज किया था, वॉल्यूम इंक्रीज किया था, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा था जहाँ पे क्या हो गया था, पॉइंट P पे प्रेशर P1 था, वॉल्यूम P2 था, वॉल्यूम V2 हो गया, और टेम्परेचर क्या हो गया, T1। टेम्परेचर इज इन दिस प्रोसेस, टेम्परेचर इज T1 and in this temperature at the point A temperature T1। now again क्या हुआ था, सेकेंड प्रोसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ था। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब ना हीट बाहर से अंदर जाएगी ना अंदर से बाहर जाएगी, और टेम्परेचर क्या था, हो जाएगा इसका T2। ठीक है, आफ्टर पुटिंग दी सिंक, तो प्रेशर कितना हो जाएगा P3, वॉल्यूम V3, और टेम्परेचर अभी इनिशियली कितना होगा T2, लेकिन आफ्टर पुटिंग दी सिंक टेम्परेचर इज T2। ये सेकेंड प्रोसेस हुआ। थर्ड प्रोसेस में हमने पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट C है। थर्ड प्रोसेस में क्या किया, अगेन क्या होगा, अगेन प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये प्रोसेस होगा आपका। प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये वॉल्यूम डिक्रीज करता जा रहा है। ये वॉल्यूम इधर डिक्रीज कर रहा है और प्रेशर इंक्रीज करेगा एट अ सम पॉइंट। ठीक है, एट अ सर्टेन मोमेंट क्या होगा, डी पॉइंट पे आपका सपोज मैंने मान लिया प्रेशर क्या हो गया, P4 हो गया, वॉल्यूम V4, और टेम्परेचर कितना है, T2 है। हम इसको फिर से क्या करेंगे, इंसुलेटेड स्टैंड पे रखेंगे। फोर्थ प्रोसेस में क्या है, फिर से क्या करेंगे, इंसुलेटेड स्टैंड पे रखेंगे। नाउ अगेन पुटिंग इन द इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्या करेंगे, अगेन रखेंगे सब्सटेंस को। तो क्या होगा, रखेंगे तो क्या होगा, इनिशियली जब तक कि टेम्परेचर T1 नहीं हो जाता, जब तक कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर, वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर T1 नहीं हो जाता, तब तक हम ऑब्जर्व करेंगे। तो जब भी क्या होगा, मैंने क्या किया, T2 टेम्परेचर था, हमने क्या किया, फिर से इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया। दैट मीन्स टेम्परेचर क्या होगा आपका, फिर से डिक्रीज कर जाएगा, T1 हो जाएगा, और ये P4 क्या होगा, फिर से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, P2 क्या होगा, इसमें P2 इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। इसमें P4 क्या होगा, P4 से P1 हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर अगेन इंक्रीजिंग इन दिस प्रोसेस, P1 P4 इंक्रीजिंग एंड वॉल्यूम डिक्रीजिंग। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा, V4 टू V1। प्रेशर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द P4 टू P1। ठीक है, और टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ए पॉइंट टू बी गया। ठीक है, फिर पॉइंट बी टू सी, सी टू ए, सी टू डी, ये पॉइंट डी है, और डी टू ए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस या कार्नोट साइकिल। इस साइकिल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंटिंग इन द पीवी डायग्राम इज नोन एज द, दिस साइकिल इज नोन एज द कार्नोट साइकिल। ठीक है, इसमें वर्क डन देखते हैं, टोटल वर्क डन देख लेते हैं। तो टोटल वर्क डन हमारा हो जाएगा कितना, आइए देखते हैं टोटल वर्क डन। नाउ कैलकुलेटिंग द टोटल वर्क डन। ठीक है, कैलकुलेटिंग द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन WT इक्वल टू, ये टोटल वर्क डन है, W1 प्लस W2 W3 प्लस W4।
W1 क्या था हमारा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का था वर्क डन, तो कितना हो जाएगा W1 RT1 log ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए क्या था हमारा RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ था तो RT2 log ऑफ V3 अपॉन V4। यहाँ पे गैस क्या हुए, एक्सपेंड करी या डिक्रीज करी, उसके अकॉर्डिंग अगर V4/V3 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फाइनल टू इनिशियल। अदरवाइज V3 अपॉन V4 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। एंड द फोर्थ वन इज द इन एडियाबैटिक प्रोसेस R माइनस R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पे टेम्परेचर फिर से क्या हो गया, T2 था तो T1 हो गया, लेकिन हमने क्या लिखा है T1 माइनस T2, तो यहाँ पे एक आपका माइनस साइन आ जाएगा। ये सेम है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, RT1 log ऑफ V2 अपॉन V1 माइनस RT2 log ऑफ V3 अपॉन V4। ये V3 और V4 के टर्म में है, इसको किस में चेंज कर लेंगे, V1 और V2 के फॉर्म में। तो प्रोसेस जो आपका B2C था, ठीक है, प्रोसेस B2C था, एडियाबैटिक प्रोसेस था। यहाँ पे प्रेशर कितना था, P2 था, वॉल्यूम V2 था। यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया था, P3 डिक्रीज करके, और वॉल्यूम कितना हो गया था, V3 वॉल्यूम इंक्रीज किया था। तो क्या करेंगे, इन BC प्रोसेस, और ये BC प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या क्या देखा था हमने, एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे लिखते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, P2 V2 की पावर गामा हो जाएगा इक्वल टू P3। इस पॉइंट पे जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो किसके होगा, इसके इक्वल होगा, P3 V3 की पावर गामा। वी नो दैट PV इक्वल टू कितना होता है, nRT। गैस कितना है हमारा, 1 मोल है, गैस है हमारा 1 मोल। R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर। तो P2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, P2 V2 हो जाएगा इक्वल टू R एंड T। यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1। तो क्या होगा, P2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से P2 की वैल्यू पुट करेंगे, P2 इक्वल टू RT1 अपॉन V2। तो यहाँ पे पुट करिए, P2 हो जाएगा RT1 V2 की पावर गामा अपॉन V2 इक्वल टू सेम एज इट इज़, जैसे ये है वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। P3 के लिए कितना हो जाएगा, R यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर T2। इनिशियली यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, T1, लेकिन चेंज क्या हुआ, हमने क्या किया, फिर से जब C पॉइंट पे आया तो टेम्परेचर कितना था, T2। तो T2 इंटू V3 की पावर गामा अपॉन V3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कितना था हमारे पास, P1 की वैल्यू हमने पुट कर दी थी, ठीक है, P1 की वैल्यू हमने पुट कर दी थी, तो कितना आया था, V2 T1 V2 की पावर गामा था, T1 था, R हो गया अपॉन V2 था इक्वल टू अगेन R T2 हो जाएगा V3 की पावर गामा अपॉन V3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, R से R कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये V2 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, V2 की पावर गामा माइनस 1 इंटू T1 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, T2 है, ये V3 की पावर सेम यहाँ पे 1 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, V3 कितना है, बेस सेम है,
तो पावर कितनी हो जाएगी, गामा माइनस 1। इसको एक साथ कर लो, T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 की पावर गामा माइनस 1, V2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है T1 अपॉन T2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1। यहाँ तक समझे? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4th 5th हो गई, 3rd, जो भी आपकी इक्वेशन नंबर मैंने स्टार दे दिया, ठीक है, आपकी इक्वेशन नंबर स्टार दे दिया मैंने। अब मैंने कहा T1 और T2 अपॉन T1 अपॉन T2 कितना आ गया, V2 अपॉन V3 की पावर गामा। अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस में हम देखेंगे D2A, ठीक है, D2A प्रोसेस में अगेन कितना होगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1। नाउ कंपेयरिंग दिस, इसको x दे दो, इसको y दे दिया। नाउ कंपेयरिंग दी इक्वेशन x एंड y। नाउ कंपेयरिंग दी इक्वेशन x एंड y, तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तो T1 अपॉन T2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे T1 अपॉन T2 है, यहाँ पे T2 अपॉन T1 है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें T1 के फॉर्म में तो कितना, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे T2 अपॉन T1 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हमें किसके फॉर्म में लिखना है, T1 और T2 और T1 के। मैंने कहा T2 अपॉन T1 इक्वल टू T2 की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी, T2 अपॉन T1 लिखना है तो V3 ऊपर चला जाएगा, V3 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। तो कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद T2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो V3 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1। सभी की पावर गामा माइनस 1, यहाँ पे भी गामा माइनस 1, लेफ्ट एंड राइट की पावर कितनी है, बेस की गामा माइनस 1, तो गामा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, V3 अपॉन V2 इक्वल टू V1 अपॉन V4। हमें क्या चाहिए, V3 अपॉन V4, ठीक है, V3 अपॉन V4। इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना होगा, V2 अपॉन V3 इक्वल टू V1 अपॉन V4। इसको कैसे अरेंज करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, V3 अपॉन V4 की, तो इधर हो जाएगा V2 अपॉन V1 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, V3 अपॉन V4, V2 अपॉन V1 इक्वल टू V3 अपॉन V4। और हमारी टोटल वर्क डन कितनी आई थी, टोटल वर्क डन कैसे डिफाइन किए थे, टोटल वर्क डन हमारी थी, वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे, टोटल वर्क डन कितना था, W इक्वल टू, वर्क डन कितना था, W इक्वल टू RT1 लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 माइनस RT2 लॉग ऑफ कितना था, V3 अपॉन V4, ठीक है, V3 अपॉन V4 था, तो कितना हो जाएगा, W इक्वल टू RT1 लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 माइनस RT2 लॉग V3 अपॉन V4 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, V3 अभी हमने देखा V3 अपॉन
V4 के प्लेस पे V2 अपॉन V1 रख सकते हैं। ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, V2 अपॉन V1। अब दोनों में से कॉमन क्या है, R है, log V2 अपॉन V3 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे T2 है, ये R है और log V2। नाउ टेकिंग द कॉमन, ये टोटल वर्क डन है, R कॉमन ले लेंगे, log ऑफ V2 अपॉन V1 कॉमन है। कितना बचेगा फिर हमारे पास, T1 इधर माइनस T2, ये क्या हो गया, वर्क डन। ठीक है, ये वर्क क्या, ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन। ठीक है, टोटल वर्क डन, इंजन के द्वारा जो भी वर्क किया गया, कितना वर्क किया गया, इतना वर्क हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इफ़िशियंसी फाइंड करेंगे। इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी क्या होता है, इफ़िशियंसी डिफाइंड एज द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन in the one complete cycle to the heat taken from the source. Now efficiency को हम ईटा से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ईटा से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल टू द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। हीट हमने कितना सोर्स से लिया था, Q1 लिया था, तो कैसे लिखोगे आप, ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना था हमारे पास, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, R T1 माइनस T2 log ऑफ V2 अपॉन V1 अपॉन हीट कितना लिया था, Q1, Q1 की वैल्यू कितनी थी, W1, W1 कितना है, R T1 log ऑफ बेस E है V2 अपॉन V1 इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से R, log ऑफ V2 अपॉन V1 से log ऑफ V2 अपॉन V1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको ऐसे भी इफ़िशियंसी को लिख सकते हैं, इफ़िशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, इस फॉर्म में लिखेंगे। यही हमारी क्या है, इफ़िशियंसी। किसी भी इंजन की इफ़िशियंसी 100% नहीं होती है, तो क्या लिखेंगे, ये आप दिमाग में रखिए, ये लिखने की चीज़ नहीं है। तो आप क्या बताओगे, किसी भी 1 से यहाँ पे जो भी, अगर T2 माइनस होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर इफ़िशियंसी 1 और 100% चाहिए तो क्या होगा, T2 को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, T2 0 होगा तब जाके हमारी इफ़िशियंसी 1 होगी या 100% होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि किसी भी इंजन की इफ़िशियंसी 100% नहीं होती है। Thank you. Thank you to all, and like, share and subscribe my channel.